हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 41। आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं लेक्चर, ये हमारे पास लेक्चर 41 है। ये लेक्चर्स हमारे पास आर्टिकल जो है 48 से लेकर आर्टिकल 48 से लेकर 52 तक डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो लेक्चर है, ये लेक्चर है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में। आ रही बात समझ में? आइए हम आर्टिकल देख लेते हैं 48। एक बात आप जहन में रख लें, अगर आप इंडियन एविडेंस देखें तो उसके अंदर हमारे पास सेक्शन 34 से लेकर हमारे पास 38 तक आएगा। ठीक है, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का स्टडी करना चाहें तो आइए देख लेते हैं हम 48 बात करता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट। अब जो हम बुक्स होते हैं ना, उनके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो कब रेलिवेंट मानी जाएगी, वो कब हमारे पास मुतलका मानी जाएंगी। आइए देख लेते हैं। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट। ये जो हमारे पास बुक्स के अंदर जो एंट्रीज रखी जाती है ना, वो रेलिवेंट मान ली जाती है। आ रही बात समझ में? जबकि वो आम तौर के बिजनेस में एंट्रीज की गई हों। Whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, जिसके अंदर कोर्ट इंक्वायरी कर रही हो, जिसके अंदर कोर्ट इंक्वायरी कर रही हो। बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विथ लाइबिलिटी। मगर ये जो एंट्री हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो बुक्स की अंदर एंट्रीज हैं, ये सफिशेंट नहीं है किसी भी शख्स की लायबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए। किसी भी शख्स पर ये चार्ज लगाने के लिए ये सफिशेंट नहीं होगा। आइए देख लेते हैं इसकी इलस्ट्रेशन ये है कि SUB फॉर RS 1000। अब एक केस दाखिल करता है B पर 1000 रुपये का, एंड कहता है एंड शोज़, जो वर्ड है हमारे पास शोज़, डोज नहीं, ये वर्ड है शोज़ एंट्रीज इन हिज बुक, और अपने किताब में एंट्रीज दिखाता है शोइंग B टू बी इंडेटेड टू हिम, और B को उसके अंदर अपना कर्जी दिखाता है कि B ने मुझे पैसे देने हैं, ऐसा A की बुक में एंट्री रखी गई है और रखी हुई है। ठीक है, ये A जो है ये एंट्री दिखा रहा है कि साहब ये मेरे पास एंट्री रखी गई है। ठीक है, इसके अंदर नाम B का लिखा हुआ है और B ने मुझे पैसे देने हैं, मतलब B जो है मेरा कर्जी है। अब आगे देख लेते हैं। द एंट्रीज आर रेलिवेंट। अब ये एंट्रीज जो है ना, वो तो रेलिवेंट है, मगर बट आर नॉट सफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेट। मगर ये हमारे पास सफिशिएंट नहीं है उसके अलावा एविडेंस के कि ये आपका कर्जदार है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद चले जाते हैं हम आर्टिकल हमारे पास 49 के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 40 कानून शहादत के अंदर आर्टिकल 49 और इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर हमारे पास 35 सेक्शन। रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड्स मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। आइए देख लेते हैं। एन एंट्री, ये है हमारे पास रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जब कोई भी शख्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, उसके दौरान अगर वो कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड में अगर किसी किस्म की एंट्री करता है, मतलब किसी भी किस्म की वो दाखिला रखता है, तो फिर वो मुतलका मानी जाएगी, मीन्स रेलिवेंट मानी जाएगी। एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। अब कोई भी एंट्री हो, कोई भी दाखिला हो किसी भी पब्लिक या फिर कोई भी सरकारी बुक के अंदर, रजिस्टर या फिर रजिस्टर रिकॉर्ड या किसी भी किस्म के रिकॉर्ड के अंदर, स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू, कोई भी फैक्ट इन इशू बयान करे या फिर रेलिवेंट फैक्ट बयान करे, एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, और किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू वो एंट्री की गई हो। यहाँ पर एक इसकी कंडीशन है, इस आर्टिकल के अंदर भी कंडीशन की गई है 49 के अंदर, कि जो ये जो एंट्री है ना, वो एंट्री पब्लिक सर्वेंट ने ही की हो। और हमारे पास आर्टिकल जो 48 जो था उसके अंदर ज़रूरी नहीं था कि एंट्री कोई पब्लिक सर्वेंट करे। ठीक है, वहाँ पर प्राइवेट जो पर्सन हमारे पास एंट्री दिखा के किसी पर सूट फाइल कर सकता था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, तभी रेलिवेंट मान लिया जाएगा जब कोई ऑफिशियल
सर्वेंट ने या फिर पब्लिक सर्वेंट ने कोई एंट्री रखी हो इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जब उसने अपनी सरकारी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, ठीक है, अपनी जो है सरकारी ड्यूटी जो है वो निभाते हुए, डिस्चार्ज करते हुए मीन्स डिस्चार्ज वर्ड जो है, डिस्चार्ज वर्ड मीन्स परफॉर्म करते हुए, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आर बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी स्पेशली इंजॉइंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच सच बुक रजिस्टर और रिकॉर्ड इज केप्ट, या फिर किसी भी शख्स ने जिसको हमारे पास लॉ के थ्रू वो अपॉइंट हुआ हो, मीन्स कानून के थ्रू वो अपॉइंट हुआ हो, फिर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, फिर उसने एंट्री जो की है उस बुक के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर या फिर किसी रिकॉर्ड के अंदर, तो फिर वो खुद जो है क्या माना जाएगा, वो खुद जो है एक रेलिवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, आ रही बात समझिए। अब चलते हैं 40 हमारे पास 50 पर, 49 हो गया। आर्टिकल 50 कानूनी शहादत और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन 37 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स, statements of facts issue are relevant facts made in published maps or charts generally offered for public sale, or in maps or plans made under the authority of federal government or any provincial government as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant facts। अब कोई भी हमारे पास 3 यहाँ पर चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, मैप्स है, चार्ट्स है, प्लान्स है, वो अगर किसी भी हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, ठीक है, उनकी अथॉरिटी के तहत अगर कोई भी हमारे पास मैप्स, चार्ट्स या प्लान्स पब्लिश किया जाता है, ठीक है, या फिर जनरली ऑफर किया जाता है पब्लिक सेल के लिए, तो फिर वो जो उनके अंदर जो भी हमारे पास मैप्स है, उनके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, आप स्टेटमेंट फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो रेलिवेंट फैक्ट्स मान लिए जाएंगे, वो खुद जो है रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। जैसा कि पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, क्या है, मैप है पाकिस्तान का, और हमारे पास रेलवे का जो मैप है कि कहाँ से रास्ता जाएगा रेलवे का, ठीक है, और जो रोड्स हैं हमारे पास, आ रही बात समझिए, जो हमारे पास रोड्स हैं वो भी मैप्स के अंदर आ जाएंगी। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं 49 और 50 के अंदर। 50 क्या है, 50 जो है वो जनरल है, जनरल हमारे पास पब्लिक रिकॉर्ड्स के लिए है, और जो 50 जो है ना 49 जो है वो जनरल है, और 50 जो है वो है पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, जैसा कि पर्टिकुलर क्लासेस मीन्स स्पेसिफिक क्लासेस, जैसा कि मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स वगैरह के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल 51 पर। आर्टिकल 51 क्या बात करता है, आर्टिकल 51 जो बात करता है वो कहता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि हमारे पास एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, जो पब्लिक नेचर की हकीकत को बयान करता हो, ठीक है, कोई ऐसा बयान जो पब्लिक नेचर का हो, कंटेन्स इन सर्टेन एक्ट्स, किसी भी कानून के अंदर हो या फिर किसी नोटिफिकेशन के अंदर, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ अ पब्लिक नेचर, जब कोर्ट को इस बात पर अपनी राय कायम करनी हो कि ऐसा कोई फैक्ट्स एग्जिस्ट करता है, ऐसी कोई हकीकत मौजूद है, या फिर ऐसा कोई वाक़या मौजूद है या फिर एग्जिस्टेंस करता है जो कि पब्लिक नेचर का हो, एनी स्टेटमेंट ऑफ इट, ऐसे किस्म का बयान मेड इन अ रिसाइटल कंटेंट इन एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के अंदर बयान किया गया। रिसाइटल, यहाँ पर वर्ड रिसाइटल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया रिसाइटल। रिसाइटल मीन्स अ डिटेल अकाउंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी तरह का कोई बयान, ठीक है, बार बार फॉर एग्जांपल कोई एड वगैरह करते हैं ना, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमारे पास निकालती है, हमारे पास न्यूज़ में कोई नोटिफिकेशन निकालती है किसी नीलामी के लिए या कुछ भी, तो फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है वो रेलिवेंट मान ली जाएगी। आ रही बात समझ में। कंटेन इन एनी एक्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर
or of any other legislative authority in Pakistan or in a government notification appearing in the official gazette is a relevant fact। या फिर गवर्नमेंट के किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है, किसी भी ऑफिशियल गजेट के अंदर अगर ऐसा जाहिर हो रहा हो तो फिर वो रेलेवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास ये आर्टिकल, हमारे पास 51 जो है वो हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 37 है। आइए आर्टिकल 52 बात करते हैं। 52 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स। अब ये हमारे पास किसके बारे में बात करता है? ये हमारे पास बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फॉरेन लॉ रिपोर्ट्स हैं, साइटेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, ये वगैरह, ठीक है। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू अ लॉ ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन इन अ बुक परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी। अब जब कभी भी कोर्ट को इस बात पर ओपिनियन या फिर राय, अपनी राय कायम करनी हो, अपनी राय रखनी हो, अपने कोर्ट अपनी राय रखना चाह रही हो, ठीक है, एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क के कानून पर, एनी स्टेटमेंट जो कि कोई बयान हो, ऑफ सच लॉ, उस कानून का, कंटेन इन अ बुक, किसी भी बुक के अंदर वो हमारे पास लिखा गया हो, परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड, जो कि हमारे पास जो है प्रिंट करने का इरादा रख रही हो, ठीक है, और पब्लिश करने का इरादा रख रही हो अंडर द अथॉरिटी। वो जो अथॉरिटी है ना, वो जो गवर्नमेंट है हमारे पास है, कोई और गवर्नमेंट मीन्स हमारे किसी भी और मुल्क की कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई बुक जो बुक के अंदर लिखा गया है उसको हमारे पास प्रिंटेड करने का इरादा रखती हो या फिर उसको पब्लिश करने का इरादा रखती हो, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री एंड टू कंटेन एनी सच लॉ। अब वो जो गवर्नमेंट है वो या फिर कोई भी हमारे पास एंड टू कंटेन एनी सच लॉ, या फिर कोई भी ऐसा कानून उन पर मुश्तमिल हो, एंड एनी रिपोर्ट ऑफ अ रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री, या फिर किसी भी कोर्ट्स का कोई भी रूलिंग हो, कोई भी फैसला हो, कोई भी साइटेशन हो, कोई भी जजमेंट हो, डिक्री हो, ऑर्डर हो, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, इन अ बुक परपोर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग्स इज रेलिवेंट, ठीक है। अब वो क्या है हमारे पास? परपोर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग्स इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब उस बुक के अंदर जो लिखा गया है ना, वो क्या है? परपोर्टिंग मीन्स इरादा रख रहा हो एज अ रिपोर्ट का, उस रूलिंग का, उस जजमेंट का, रूलिंग का, तो फिर वो रेलिवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए कोई इसकी रिवीजन कर ले हम। आर्टिकल 48 से स्टार्ट किया था। 48 में ये है कि जो भी पब्लिक हमारे पास एंट्रीज़ हैं पब्लिक रिकॉर्ड में, 48 बात करता है जब भी कोई अपने हमारे पास कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान किसी भी बुक्स में कोई एंट्री रखे, ठीक है, वो एंट्री तो रेलिवेंट मान ली जाएगी मगर वो सफिशेंट नहीं होगी किसी की लायबिलिटी शो करने के लिए। और आर्टिकल 49 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब कोई भी अपनी सरकारी ड्यूटी अंजाम करते हुए कोई भी एंट्री रखता है ना, तो फिर वो हमारे पास रेलिवेंट मान ली जाएगी। अब इसको आप रीड करेंगे किसके साथ? आर्टिकल हमारे पास 129 के अंदर, और इसका इलस्ट्रेशन है ई, इलस्ट्रेशन ई। वो हमारे पास क्या बात करता है? हमारे पास आर्टिकल 129 बात करता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है विदाउट वेरिफिकेशन कुछ ऐसी हकीकतों को, ठीक है। और हमारे पास इलस्ट्रेशन ई बात क्या करती है? ये इलस्ट्रेशन ई है। आपने आर्टिकल 49 किसके साथ पढ़ना है? आर्टिकल 129 इलस्ट्रेशन ई के साथ पढ़ना है। इलस्ट्रेशन ई क्या बात करता है वो आप पढ़ लेना कि दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म। यही कि जो हमारे पास जुडिशियल जो काम से हैं या फिर जो ऑफिशियल सरकारी काम जो है वो आम तौर पर रेगुलरली परफॉर्म किए जाते हैं, उसको
एज अ हकीकत मान लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 50 के अंदर, आर्टिकल 50 पढ़ा था रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स। अब जो भी नक्शे वगैरह हमारे पास होते हैं, नक्शे वगैरह के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स मान ली जाएंगी। ठीक है डियर, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलेंगे 41 में क्या है, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। अब किसी भी एक्ट के अंदर, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन के अंदर, किसी भी एड के अंदर, कोई भी हमारे पास सरकारी अखबार के अंदर जो भी किसी किस्म का भी कोई भी इश्तिहार वगैरह हो, ठीक है, तो फिर वो रेलिवेंट मान लिया जाएगा। हाँ, मगर कंडीशन ये है कि वो पब्लिक नेचर का हो। और आर्टिकल 52 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स। अब फॉरेन लॉ के अंदर, ठीक है, अब जो हमारे पास फॉरेन लॉ है ना, जो हमारे पास लॉज हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उनके जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी साइटेशंस हैं, जो भी रूलिंग्स हैं, या फिर जो भी वहाँ पर जो भी हमारे पास अदर कंट्रीज़ के बुक्स हैं, उनके अंदर अगर कोई पॉइंट्स लिखी गई है और उन पर उम्मीद करते हैं कि वो छप रही है, ठीक है, या फिर छप जाएगी या फिर पब्लिश्ड हो जाएगी, तो फिर वो बातें जो है वो रेलिवेंट मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया आर्टिकल 48 से लेकर 52 तक। ये था स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। थैंक यू सो मच।